दोस्तों सवाल खैर। आज 28 अगस्त 2026 मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास बातें दुनिया। दोस्तों, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय से आई एक ऐसी प्राकृतिक यानी कुदरती आफत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है, जिसकी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि पानी और मलबे की ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। एक तरफ हजारों फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर में दरारें दिखाई दे रही, दूसरी तरफ उसी ग्लेशियर से निकला पानी और मलबा नीचे घाटियों में तबाही मचा चुका है। सड़कें गायब हो गई हैं, पुल बह गए और सीमा से जुड़े अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और बड़ी संख्या में लोग इस आपदा की चपेट में आए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तबाही सिर्फ एक बार आई है या हिमालय में अभी इससे भी बड़े खतरे का दरवाजा खुलने वाला है। आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 26 अगस्त की सुबह नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमालयी इलाके में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया। करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद बर्फ और चट्टानों का एक विशाल हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे घाटी की तरफ जा गिरा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ बर्फ के टूटने से इतनी बड़ी तबाही क्यों आती है। दोस्तों, जब ग्लेशियर का हिस्सा टूटता है तो उसके साथ भारी मात्रा में चट्टान, मिट्टी, बर्फ और पानी भी नीचे की तरफ आता है। जैसे जैसे ये मलबा नीचे उतरता है, उसकी ताकत और फैलाव बढ़ता जाता है। यानी पहाड़ की ऊंचाई से शुरू हुआ एक छोटा सा बदलाव नीचे घाटी में पहुंचते पहुंचते एक विशाल सैलाब का रूप ले सकता है। इसी घटना के बाद भोटे कोसी नदी में पानी और मलबे का प्रवाह बेहद खतरनाक हो गया और देखते ही देखते नदी के रास्ते में आने वाली चीजें बहने लगी। अब सवाल ये है कि आखिर ग्लोब होता क्या है। इस पूरी घटना को समझने के लिए ग्लोब को समझना बेहद जरूरी है। ग्लेशियर से जुड़ी झील का अचानक फट जाना और उसका पानी बहुत तेज रफ्तार से नीचे की तरफ बह निकलना। हिमालय में जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके आसपास पानी जमा होता रहता है। कई जगह इस पानी के सामने पत्थर, मिट्टी, बर्फ और दूसरे मलबे के प्राकृतिक दीवार बन जाती है। ये दीवार कुछ समय तक झील के पानी को रोक कर रखती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब झील में पानी लगातार बढ़ता है, पानी का दबाव बढ़ता जाता है और अगर प्राकृतिक दीवार कमजोर हो जाए, उसमें दरार पड़ जाए या ऊपर से अचानक बर्फ और चट्टान का बड़ा हिस्सा झील में गिर जाए तो पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है और फिर एक झटके में झील का पानी बाहर निकल सकता है। यही पानी जब बर्फ, पत्थर और मिट्टी को अपने साथ लेकर नीचे की ओर बढ़ता है तो उसकी तबाही कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए ग्लोब को सामान्य बाढ़ से अलग और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तीसरा सवाल ये है कि इतनी तेज रफ्तार से पानी नीचे कैसे आता है। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। ऊपर पहाड़ पर जमा पानी और मलबा अचानक टूटता है और उसे नीचे आने से रोकने वाली कोई मजबूत दीवार मौजूद नहीं है। ऊंचाई का गुरुत्वाकर्षण पानी को तेजी से नीचे खींचता है। रास्ते में पानी को जो भी मिलता है वो उसे अपने साथ जोड़ता जाता है। पहले मिट्टी जुड़ती है, फिर छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, फिर पेड़ और मलबा, और देखते ही देखते पानी सिर्फ पानी नहीं रहता, वो मलबे और चट्टानों से भरा एक बेहद ताकतवर सैलाब बन जाता है। इसी वजह से वायरल वीडियो में बड़े बड़े पत्थर भी पानी में बहते हुए दिखाई दिए। जिस चट्टान को इंसान हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल करता है, वही चट्टान तेज बहते पानी के साथ बहती हुई नजर आ सकती है। ये तस्वीर इस बात का अंदाजा देती है कि उस वक्त पानी के साथ कितनी ताकत और कितना वजन नीचे की ओर आया होगा। अब सवाल ये है कि इस सैलाब से नेपाल में कितनी बड़ी तबाही हुई है। दोस्तों, इस आपदा का सबसे बड़ा असर नेपाल में दिखाई दिया है। बाढ़ और मलबे ने कई इलाकों को प्रभावित किया, सड़कें टूट गईं, कई जगह संपर्क व्यवस्था बाधित हो गई, राहत टीमों के लिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्टों में मौतों का आंकड़ा 469 तक पहुंचने की बात कही गई और कई लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। राहत कर्मी मलबे और कीचड़ को हटाकर लोगों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ जिंदा लोगों के मिलने की उम्मीद कम होती गई। सबसे दर्दनाक स्थिति ये रही कि जिन जगहों पर कभी घर, सड़कें और सामान्य जिंदगी दिखाई देती थी, वहां बाढ़ के बाद सिर्फ कीचड़, पत्थर और मलबा दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या चीन और तिब्बत भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसका जवाब है हाँ,
इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल की सीमा पार चीन और तिब्बत के इलाके को भी प्रभावित किया है। चीनी अधिकारियों ने भी मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। सबसे ज्यादा चर्चा पियोंग काउंटी और ग्योरोंग पोर्ट के आसपास हुई तबाही की रही। बाढ़ ने सीमा के आसपास मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया, यानी ये सिर्फ गांव और बस्तियों को प्रभावित करने वाली आपदा नहीं थी। इसने दोनों देशों के बीच आवाजाही और व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्तों को भी प्रभावित किया है। नेपाल चीन के मौजूद रसुआगढ़ी सीमा पार के आसपास घाटी का बड़ा हिस्सा मलबे और कीचड़ से भर गया। जहां पुल और सड़कें थी, वहां बाढ़ के बाद उनका नामो निशान तक मिट गया। बताया गया कि तिब्बत के ग्योरोंग इलाके में डोंगलिंग जांगबो नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और उसके तेज बहाव ने सीमा से जुड़े पुल को भी अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। तबाही के बाद चीन ने हेलीकॉप्टर के जरिए उस ऊंचे ग्लेशियर इलाके का जायजा लिया जहां से इस आपदा की शुरुआत मानी जा रही। इसका मकसद सिर्फ तस्वीर लेना नहीं था, असल मकसद ये पता लगाना था कि ग्लेशियर की मौजूदा हालात क्या है। क्या वहां और दरारें मौजूद हैं? क्या पानी अभी भी किसी जगह जमा हो रहा, और सबसे अहम, क्या दोबारा ग्लोब का खतरा मौजूद है? हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में ग्लेशियर के हिस्से में गहरी दरारें और पानी के बहाव के इशारे दिखाई दिए हैं। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों और अधिकारियों के लिए खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, इस पूरी तबाही के बीच नेपाली सेना की भूमिका सबसे अहम रही। जब सड़कें टूट चुकी थी, पुल बह चुके थे और जमीन पर हर तरफ कीचड़ और मलबा था, तब जवानों ने राहत और बचाव का काम जारी रखा। हेलीकॉप्टर से उतरकर जवान दलदल में आगे बढ़ते दिखाई दिए। कई जगह उन्हें समान तरीके से चलने तक का रास्ता नहीं मिला, इसलिए जवानों को कीचड़ में रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन उनका मकसद एक ही था, जितनी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं बचाई जाए। राहत बचाव अभियान में नेपाली सेना ने 883 लोगों को सुरक्षित निकालने में भूमिका निभाई और इनमें सबसे कठिन ऑपरेशनों में से एक था अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे करीब 350 मजदूरों को निकालना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की करीब 1000 मीटर लंबी टनल में बाढ़ का पानी पहुंच गया था। अंदर मजदूर फंसे हुए थे, बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल था और लगातार बढ़ता पानी खतरा बढ़ा रहा था। ऐसे वक्त में बचाव अभियान सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि समय के खिलाफ दौड़ का मामला बन गया। नेपाली सेना और राहत टीमों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जमीन के रास्ते के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। यानी जिस वक्त बाहर पूरा इलाका प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा था, उसी वक्त बचावकर्मी टनल के अंदर फंसी जिंदगियों को बचाने में लगे हुए थे। अब सबसे अहम सवाल, क्या इस घटना का संबंध जलवायु परिवर्तन से? वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना चिंता का विषय है। तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियरों में बदलाव आता है और कई जगह ग्लेशियर झीलों का आकार बढ़ सकता है। लेकिन किसी एक खास ग्लोब की सीधी वजह सिर्फ जलवायु परिवर्तन को बताना वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं होगा। इसके लिए उस इलाके के तापमान, ग्लेशियर की स्थित झील में पानी की मात्रा, मलबे की संरचना और घटना से पहले हुए बदलावों की जांच जरूरी है। लेकिन इतना साफ है कि अगर ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं और उनके आसपास बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं, तो हिमालयी इलाकों में मुस्तकबिल के जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस आपदा से भारत को चिंतित होने की जरूरत है? अब एक बात समझना जरूरी है, हिमालय सिर्फ नेपाल और चीन तक सीमित नहीं है। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली कई नदियां आगे चलकर भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़ती हैं। इसलिए हिमालय में ग्लेशियरों और ग्लेशियर झीलों में होने वाले बड़े बदलाव सिर्फ स्थानीय मामला नहीं है। अगर मुस्तकबिल में किसी बड़े ग्लेशियर झील से अचानक बहुत ज्यादा पानी निकलता तो उसका असर नीचे की तरफ इलाकों तक पहुंच सकता है। इसलिए हिमालयी क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट निगरानी, ग्लेशियर झीलों की नियमित जांच और सीमा पार देशों के बीच आपदा संबंधी जानकारी साझा करना बेहद जरूरी है। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, प्राकृतिक आपदा को पूरी तरह से रोकना इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन नुकसान को कम करना काफी हद तक
संभव है अगर किसी खतरनाक ग्लेशियर झील के पहली पहचान हो जाए और अगर उसमें पानी का स्तर लगातार मॉनिटर किया जाए, अगर वैज्ञानिक खतरे का अनुमान पहले लगा लें, अगर नीचे रहने वाले लोगों तक समय रहते अलर्ट पहुंच जाए और अगर सेना और राहत एजेंसियां पहले से तैयार रहें तो हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। यानी लड़ाई सिर्फ बाढ़ आने के बाद शुरू नहीं होनी चाहिए, असली तैयारी बाढ़ आने से पहले शुरू होनी चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या? नेपाल और तिब्बत में हुई इस त्रासदी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान हिमालय की तरफ खींच लिया। एक तरफ ग्लेशियरों में बदलाव हो रहा, दूसरी तरफ ग्लेशियर झीलों का खतरा मौजूद है और तीसरी तरफ इन्हीं पहाड़ों के नीचे लाखों लोग अपनी जिंदगी खेती, सड़क और पुल और कारोबार के लिए इन्हीं नदियों और घाटियों पर निर्भर हैं। अब आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि ग्लेशियर की मौजूदा हालत क्या है, नई बनी झील कितना खतरा पैदा कर रही है और क्या वैज्ञानिक किसी दूसरी बड़ी ग्लोब की संभावना को पहले से पहचान पाते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज कितनी तबाही हुई है, सवाल ये भी है कि क्या हमने अगली तबाही से पहले कोई सबक सीखा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।